इस वीडियो के माध्यम से 1950 से लेकर 1990 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही उसको जानेंगे। भारत में कैसे पंचवर्षीय योजनाएं को लागू किया गया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, इनके क्या लक्ष्य रखे गए। वर्ष 1950 से लेकर 1990 तक के क्षेत्र जैसे कृषि उद्योग में क्या क्या विकास नीति अपनाई गई, एक नियमित अर्थव्यवस्था के गुणों तक की सीमाओं की विवेचना भी कर सकेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत स्वतंत्रता का एक नया प्रभाव उदित हुआ था। 200 वर्षों तक का ब्रिटिश शासन के बाद भारत को अपना भाग्य खुद निर्माण करने का सौभाग्य अवसर प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता के बाद नेताओं जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके समकालीन नेताओं सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को एक नियोजित और बहुत विकसित अर्थव्यवस्था करने के लिए एक नई रणनीति अपनाई, जिसके लिए एक प्लानिंग की गई। इस प्लानिंग को पंचवर्षीय योजना का नाम दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना के शुरुआत में क्या किया, इसके लक्ष्य रखे गए, इस बात पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आर्थिक जो प्रणाली थी उसके तो 3 प्रकार से बांटा गया था। पहला, प्रत्येक समाज में 3 प्रकार के उत्तर देने थे। आखिर किन वस्तुओं को उत्पादन किया जाए, वस्तुओं और सेवाओं को किस प्रकार उत्पादन किया जाए और किस में ज़्यादा मानव श्रम की ज़रूरत होगी, और पूंजी को किस प्रकार से वितरित किया जाए। और तीसरा सेक्टर ये था, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की विभिन्न वस्तुएं जो उत्पादित की जाए उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, किन वस्तुओं की मांग ज़्यादा है और किन वस्तुओं की डिमांड कम है। इस तरीक़ा से वस्तु है, जैसे कार का अगर मांग ज़्यादा है तो कार की ही प्रोडक्शन होगा, साइकिल की मांग ज़्यादा है तो साइकिल का प्रोडक्शन होगा, और किस प्रकार से गरीबी दूर की जाए। समाजवादी के इन तीनों प्रश्नों के उत्तर पूर्णतः भिन्न तरीके से देता है। अब भारत में शुरुआत में 1947 से लेकर 1990 के बीच में भारत में समाजवादी ही रही थी। और 1991 के बाद निजीकरण उदारवादी आया था, उससे पहले सब समाजवादी कही थी। इसकी चर्चा भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। योजना क्या है? अब योजना क्या है? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1955 को केसी नियोजी समिति की संस्कृति के आधार पर किया गया। ये एक गैर संवैधानिक संस्था है और परामर्शदात्री संस्था है जो सरकार के अंडर में काम करती है। इसका अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री होता था, लेकिन अब योजना आयोग को अब तो 1 जनवरी सन 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। लेकिन इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, बस ये थिंक टैंक के रूप में काम करती है बस। और योजना आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता था और नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री है। इस योजना आयोग के लिए एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना है, योजना आयोग को लागू करने से पहले राष्ट्रीय विकास परिषद का भी स्थान है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को सरकार के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। यह भी एक गैर संवैधानिक संस्था है। ये गैर संवैधानिक, अगर आप बिगनर हो तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि गैर संवैधानिक संस्था कौन सी होती है और संवैधानिक संस्था कौन सी होती है। संवैधानिक संस्था वो होती हैं जिसमें संविधान में जिस चीज़ का जिक्र हो और लिखा गया हो कि ये संविधान में है, और जिसका संविधान से कोई मतलब नहीं होता है, वो गैर संवैधानिक संस्था कहलाती हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद गैर संवैधानिक थी और योजना आयोग भी गैर संवैधानिक थी। अब इसके लिए योजना तैयार की गई थी। अब इसके बारे में 1950 से लेकर 1990 के बीच में किस तरीके से योजना लागू की गई थी और प्रत्येक योजना का क्या क्या उद्देश्य रहे, इस पर चर्चा होगी। इससे पहले औद्योगिक नीति प्रस्ताव, उद्योग के क्षेत्र में क्या हुआ था। 1948 तथा भारतीय संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांतों का यही दृष्टिकोण है। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। 15 मार्च 1950 जैसा भी बताया भी था। पंचवर्षीय योजना के क्या क्या लक्ष्य रखे गए थे।
पंचवर्षीय योजना की क्या पंचवर्षीय योजना में के लिए लक्ष्य ये रखा गया था कि इसमें मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है, आत्मनिर्भरता ज़रूरी है, इक्वलिटी ज़रूरी है, समानता, सेल्फ डिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भरता ज़रूरी है। इसके लिए क्या क्या आयाम रखे गए थे। प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को समान महत्व दिया गया और समिति संसाधनों की प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों को चयन करना पड़ता था जिससे कि प्राथमिकता दी जा सके। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय 1950 से लेकर 1990 तक 7 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। 1991 से आठवीं पंचवर्षीय योजनाएं थी, लेकिन उससे पहले 1991 में औद्योगिक नीति के नए प्रस्ताव लागू किए गए थे। उसका चैप्टर अलग होगा, उसकी नई वीडियो अलग से आएगी। यहाँ पर केवल 1950 से लेकर 1990 तक की अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। और इसके लक्ष्य क्या थे। समृद्धि, इसका अर्थ है कि वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन में वृद्धि करना। इसका अभिप्राय ये हुआ कि उत्पादन पूंजी अधिक भंडार में हो, बैंकिंग सेक्टर और सहायक सेवाओं और विस्तार का उत्पादन पूंजी सेवाओं की दक्षता में वृद्धि हो। अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक जीडीपी होता है। जीडीपी में निरंतर वृद्धि होना। एक जीडीपी क्या होता है, जीडीपी नेशनल इनकम आय, ये अलग टॉपिक है, ये इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। ये इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, बस आपको ये बता रहा हूँ मैं 1950 से लेकर 1990 के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था के रूप में क्या क्या चुनौतियाँ रहीं और कैसे कैसे पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। औद्योगिक नीति 1956 को लागू स्वीकार की गई थी। इस तरीक़ा से मैं यहीं तक बताऊंगा केवल। उसमें यह नेशनल इनकम और क्या क्या हुआ था ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और इसमें देश आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन केवल नवीन टेक्नोलॉजी के प्रयोग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है। जैसे यह स्वीकार करना है कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मॉडर्नाइजेशन कर दिया तो गरीब को छोड़ दिया, महिलाओं को पीछे छोड़ दिया और बस मॉडर्नाइजेशन में लगे हुए हैं। इस तरीक़ा से इक्वलिटी भी बहुत ज़रूरी थी, ये इसमें बताया गया है। और सेल्फ डिपेंडेंट का ये था, यदि कोई भी राष्ट्र आधुनिकीकरण, आर्थिक समृद्धि अपने तथा अन्य राष्ट्रों से आर्थिक संसाधनों के प्रयोग द्वारा कर सकता है। हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया है, जिसका अर्थ है कि चीज़ों से आयात से बचा जा सके। हुआ ये था कि 1960 के पहले यूएसए से भारत गेहूं का आयात करता था और बहुत ही लो क्वालिटी का यूएसए गेहूं देता था, वो भी अच्छा भी नहीं माना जाता था। इसलिए 1960 में हरित क्रांति आई थी। उसके बाद ये सब चीज़ें बदली थी, इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट का भी लक्ष्य पंचवर्षीय योजना में रखा गया। इक्वलिटी भी बहुत ज़रूरी है। केवल समृद्धि, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ डिपेंडेंट के द्वारा ही जनसामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता है। किसी देश में उच्च समृद्धि दर, विकसित अत्यधिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग होने के बाद अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ तो एक देश का एक बड़ा हिस्सा जो गरीबी था वो उन तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाएगी। अमीर लोग और अमीर हो जाएंगे, गरीब लोग और गरीब हो जाए, इससे इनइक्वलिटी समाज में बढ़ेगी। इसलिए समानता का भी ध्यान में रखा गया। इसका ये तीसरा चरण ये भी था। 1950 से लेकर 1990 तक की अवधि में लागू की गई प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं को किस प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए गए। कृषि, उद्योग, व्यापार के संदर्भ में ये कहाँ तक प्रयास रहे। 1991 के बाद औद्योगिक नीति की कुछ प्रणालियाँ बदल गई थी, उसकी चर्चा अगले चैप्टर में होगी। अब सबसे पहले कृषि की बात करते हैं। कृषि में क्या क्या, कृषि के लिए क्या किया। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना ही का रूप ही कृषि के लिए आधारित किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में रही थी। इसका जो मॉडल था वो हैरेड डोमल मॉडल पर आधारित थी। इसका लक्ष्य ये रखा गया था कि कृषि
सिंचाई और विद्युतीकरण, कृषि सिंचाई और विद्युतीकरण को इसमें अधिक प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम कृषि के क्षेत्र में देश काफ़ी पिछड़ा हुआ था। अंग्रेजों का तो बस एक ही मकसद था कि उनसे व्यापार की चीज़ें उगवाना और यहाँ से माल का निर्यात करके इंग्लैंड ले जाना, इंग्लैंड से रेडीमेड माल इंडिया में बेचना उनका अपना लक्ष्य था। इसलिए कृषि के क्षेत्र में भी बहुत पीछे था। इसलिए सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी प्राथमिकता कृषि सिंचाई और विद्युतीकरण पर दी गई। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? ये हैरेड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। 1951 से 1956 के बीच ये प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू थी और इसकी विकास दर 3.7 रही थी। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। और दूसरा इसमें ये दिया है कि कृषि सुधार में क्या क्या निर्णय लिए गए। कृषि के लिए सबसे मेन बात ये थी कि किसानों का एक बहुत बड़ा भाग जो गरीब था उनके पास कृषि योग्य भूमि की सही बंटवारा नहीं था। अंग्रेज़ों के ज़माने में ऐसा हुआ था कि जमींदार थे और अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़ थे जो जमींदार मध्यम वर्ग का काम करता था और अंग्रेज़ उन पर शासन करते थे। इसलिए उनकी जो भू राजस्व व्यवस्था थी, किसको कितनी ज़मीन देनी है, ये बिल्कुल बिगड़ी हुई थी। इसके लिए सबसे पहले बात यह थी भू राजस्व व्यवस्था को सुधारा जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की भू धारण पद्धति में जमींदारी और जागीरदारी आदि का वर्चस्व था। यही बात है, सब ये खेतों में कोई सुधार किए बिना मात्र लगान वसूली पे रहते थे। ब्रिटिश शासन का जो अधिकारी था वो जमींदार था। जमींदार पे ब्रिटिश शासन का प्रेशर रहता था कि उन्होंने कैसे भी कर तरीके से उनको लगान चुकाना ही है। अब जमींदार जो होते थे वो छोटे किसानों पर अपना जितना भी दबाव था डालते थे। इसका पूरा असर पड़ता था छोटे किसानों पर, जो एक बहुत बड़ा जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग छोटा किसान थे। इसलिए भू राजस्व व्यवस्था जो बंगाल में जमींदारी व्यवस्था थी, इसमें कोई सुधार नहीं किया गया था। इसलिए स्वतंत्रता के बाद भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किए गए। कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता के कारण भारत को यूएसए से अनाज को आयात करना पड़ा था। कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई, जिसका श्रेय औधेय जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। स्वतंत्रता के बाद ही देश में बिचौलियों का उन्मूलन तथा वास्तविक कृषकों की भूमि का स्वामी बनने जैसे कदम उठाए गए। हुआ ऐसा था कि बीच में जो मध्यम वर्ग के जैसे जमींदार, जागीरदार और बिचौलिए होते हैं, बिचौलिए उन्हें कहते हैं जो मध्यम वर्ग का काम करता है। किसानों के बीच में, किसान और शासक के बीच में जो बिचौलिए काम करते थे उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया था। किस में हटा दिया गया था? स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता से पहले जो ब्रिटिश शासन था उसमें जमींदार हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें का उनका उन्मूलन कर दिया गया। जमींदारी व्यवस्था थी उसको हटा दिया गया था, बिचौलियों को हटा दिया गया था। और इससे बेनिफिट ये हुआ, सामान्यता बढ़ाने के लिए भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण की दूसरी नीति अपनाई गई थी। ये इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा को निर्धारण करना, और इस नीति का उद्देश्य कुछ लोगों की भू स्वामित्व का संकीर्ण करना। बिचौलियों के उन्मूलन का नतीजा यह था कि लगभग 200 लाख काश्तकारों का सरकार से सीधा संपर्क हो गया। 200 लाख ऐसे मतलब छोटे गरीब थे जिसका सीधा संपर्क हो गया था, कि सीधा संपर्क सरकार से हो गया था। मतलब बिचौलियों और जमींदारों का बीच में कोई रोल नहीं रह गया था, ऐसा हुआ था। इसके बाद सब इसमें बोलिए, ज़्यादा कुछ है नहीं खास। इसके बाद 1960 के दशक में हरित क्रांति पर आई थी। 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। स्वतंत्रता के समय भारत का 3/4 भाग, लगभग 75% हिस्सा जनसंख्या का कृषि पर आधारित था। केवल कृषि पर ही अपना रोजगार मिलता था और कहीं रोजगार भी नहीं होता। 75%, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी का उपयोग होता था और उर्वरक की कमी होती थी। नई टेक्नोलॉजी और उर्वरक के आने से पहले ये सारी चीज़ें थीं। और हरित क्रांति 1960 के दशक में आई, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। अर्थव्यवस्था के एम एस स्वामीनाथन
अर्थव्यवस्था के जनक कहे जाते हैं। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर रही है। मानसून स्तर कम होता था तो किसानों को कठिनाई होती थी, क्योंकि उन्हें सिंचाई की सुविधाएं ना मिलती थीं। यह सुविधा कुछ ही किसानों के पास होती थी। ब्रिटिश काल के दौरान कृषि गतिरोध हरित क्रांति के स्थायी रूप को समाप्त हो गया था। अब इसका तात्पर्य हुआ था उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज, जिसको HYB भी कहा जाता है, के प्रयोग से है। विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन से हरित हरित क्रांति का विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन से की वृद्धि से है। इन बीजों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में उर्वरक और कीटनाशक की निश्चित अनुपात में और निश्चित जल की मात्रा में का सही अनुपात करके इस चीज़ की पैदावार को बढ़ाना, उच्च किस्म के बीजों का उपयोग करने के बाद हरित क्रांति की स्थापना इस तरीके से की गई थी। और इसमें लगभग 1960 के दशक के मध्य 1970 के दशक के मध्य तक HYB बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों में हुआ था। इसके लिए अभी भी बहुत सारे गरीब किसान थे जिसके पास हरित क्रांति जैसी कोई भी नई टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। इसका एक सिंपल सा रीज़न यही था कि अभी वो उस टेक्नोलॉजी के लिए शामिल नहीं हुए थे। इसका रीज़न यही रहा कि बहुत गरीब हुआ करते होंगे, इसके वजह से इनके पास टेक्नोलॉजी वो नहीं आ पाई थी। हरित क्रांति के द्वितीय चरण 1970 के मध्य से 1980 के मध्य तक HYB बीजों की टेक्नोलॉजी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा। कई फसलों को लाभ हुआ। इस प्रकार हरित क्रांति टेक्नोलॉजी के प्रसार से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में सेल्फ डिपेंडेंट प्राप्ति हुई। आत्मनिर्भरता प्राप्ति। हम अपने राष्ट्र की खाद्य संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए अमेरिका एवं किसी अन्य देश की कृपा के लिए अब निर्भर नहीं थे। यदि किसान बाजार में बेचने की जगह इस उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं ही उपभोग करे तो अधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी और ये भी था कि यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन बाजार में बेच सके तो अधिक उत्पादन निश्चय ही अर्थव्यवस्था के प्रभाव डाल सकता है। यदि किसान खुद अपना उत्पादन करे, उच्च किस्म के बीज ले और अधिक से अधिक उत्पादन करे और उसके बाद खुद ही बाजार में बेचे, इससे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हरित क्रांति के कारण सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सकी, सुरक्षित स्टॉक बना सकी, जिससे खाद्यान्न की कमी के समय प्रयोग किया जा सकता था। रही कि ये पूरी तरीके से लाभ प्रदान इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि छोटे किसान थे, इसे लाभ नहीं मिल पाया और बड़े किसानों और छोटे किसानों के बीच असमानताएं बढ़ने की संभावना रही, क्योंकि बड़े जो किसान थे उन्हें अपेक्षित आगतों के खरीदने में सक्षम थे। उच्च उर्वरक, हाई टेक्नोलॉजी और उच्च किस्म के बीज बड़े किसान ही प्राप्त कर सकते थे। इससे छोटे किसानों की दशा और भी बिगड़ने लगी। सौभाग्यवश सरकार ने उनसे कुछ उपाय किए। उनके कम ब्याज दरों पर लोन दिए गए थे, उर्वरकों को दिया गया था और इसकी बर्बादी का कारण ये भी रहा था कि सरकार ने टेक्नोलॉजी का लाभ छोटे किसानों को उपलब्ध कराने का व्यापक प्रयास नहीं किया गया था। इस क्रांति का लाभ केवल धनी किसान ही किए गए थे, इसलिए यह मुद्दा एक बहस का मुद्दा बन गया। आज का कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली आर्थिक औचित्य एक गर्मागर्म बहस का मुद्दा बन गया है। इस बात से सभी सहमत हैं कि किसानों द्वारा सामान्यतः छोटे किसानों द्वारा विशेष रूप से HYB टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु सहायता दी जानी आवश्यक है। किसान द्वारा किसी भी नई टेक्नोलॉजी को जोखिम भरा पूर्ण समझते थे, अतः किसानों द्वारा नई टेक्नोलॉजी की परख के लिए सहायता आवश्यक थी। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि एक बार टेक्नोलॉजी का लाभ मिल जाने से उसके व्यापक प्रचलन की सहायता धीरे धीरे समाप्त कर देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें थीं, उसका लाभ छोटे किसानों तक नहीं मिल पा रहा था और इसके बाद में छोटे किसान गरीब हो गए थे और अमीर किसान और भी अमीर हो गए थे। इस तरीके का असमानता रही और इनके बढ़ेगी। कुछ लोगों का इस तरीक़ा से उनका मत था, लेकिन इस कुछ लोगों का ये भी मत था, विश्व तर्क था, यदि सहायक रूप से बड़े किसानों तथा
उद्योग को अधिक लाभ हो रहा है तो सही नीति सहायकी समाप्त करना नहीं बल्कि ऐसे कदम उठाना है जिससे केवल निर्धन किसानों को ही इनका लाभ मिले। हाँ, ये भी पॉइंट नोट करने वाला है। 1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता की वृद्धि में भारत खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता हो गया। ये निश्चय ही गौरवपूर्ण और उपलब्धि रही। इसके बाद 1990 तक की देश की 70 मतलब कहने ये था 1960 के दशक के अंत तक कृषि में तो भारत को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो गया। अब यूएसए से गेहूँ की खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इसका भी माइनस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट ये भी था। उस समय स्वतंत्रता के समय देश का 65% जनसंख्या कृषि में लगी हुई थी, 75% कृषि में लगी हुई थी। और 1990 के दशक में यह घटकर 64.9% ही हो पाई। इसका एक रीज़न ये भी माना जाता है कि जो उद्योग सेक्टर थे वो जनसंख्या का एक छोटा भाग भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए थे। उद्योग और व्यापार अर्थशास्त्रियों ने ऐसा पाया कि निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति कर पाएगा जिससे उसकी औद्योगिक क्षेत्र हों। उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं, ऐसा अर्थशास्त्रियों को मानना, और ऐसा सच भी है। यह कृषि में रोजगार की अपेक्षा अधिक स्थायी होती हैं। इनका मॉडलाइजेशन समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इन्हीं कारणों से हमारी पंचवर्षीय योजना की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 60-61 जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, उसका उद्देश्य यही था कि भारी उद्योग और उद्योगों की स्थापना की जाए और चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसका लक्ष्य रखा गया। भारत में बहुत कम उद्योग थे। स्वतंत्रता के समय भारत में बहुत कम उद्योग रहे थे। अधिकांश सूती वस्त्र और पटसन तक ही सीमित थे। जमशेदपुर में और कोलकाता में बस लोहा और इस्पात के संयंत्र थे। औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो 1948 में लाया गया था, 1956 में इसको स्वीकार किया गया। इस प्रस्ताव का द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 द्वितीय योजना में ही समाज की समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया था। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। प्रथम वर्ग वो था जो सरकार के अंडर में पूरी तरीके से सरकार के अंडर पर में था, समाजवादी था पूरी तरीके से। और दूसरा ये था कि थोड़ा सरकार के अंडर में रहेगा और 50% सरकार में और 50% निजीकरण। और तीसरा पूरी तरीके से निजीकरण, यानी लोगों पर उसका खुद स्वामित्व था। लेकिन इसका जो झुकाव था वो सरकार की तरफ ही था। तीसरे सेक्टर के यही थे। यदि अभी निजी सेक्टर में आने वाले उद्योगों को एक लाइसेंस की व्यवस्था करनी पड़ती थी। ये सारी चीज़ें बदल गई थी 1991 की नई औद्योगिक नीति में, जिसकी एक अलग से चर्चा 1991 के बाद की अर्थव्यवस्था में होगी। ये सारी चीज़ें बदल रही थी। ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, ये सारी 1991 की बात की अर्थव्यवस्था में लागू की गई थी। लघु उद्योग 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति, जिसे कार्य समिति भी कहा गया, ने एक बात की संभावना पर विचार किया कि ग्राम विकास को अगर प्रोत्साहित करना है तो लघु उद्योगों का प्रयोग किया जाए। लघु उद्योगों की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों को दिए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। समय के साथ साथ निवेश की सीमा भी बदलती गई। 1950 में लघु उद्योग की जो निवेश की सीमा थी 5 लाख थी, लेकिन अब 1 करोड़ से भी अधिक निवेश की सीमा हो गई है। ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें व्यापार नीति और आयात प्रतिस्थापन। व्यापार नीति आयात प्रतिस्थापन का ये रहा कि जो भारत के जो बाहर से जो आयात था उसको किस तरीक़ा से प्रतिस्थापित किया जाए। हमारे द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति, व्यापार नीति और घनिष्ठ रूप से समृद्धि थी। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में व्यापार को विशेष अंतर्मुखी नीति थी। तकनीकी रूप से इस नीति का आयात प्रतिस्थापन कहा गया। इस नीति का उद्देश्य आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति कराना था। विदेश में निर्मित वाहनों का आयात करने के स्थान पर भारत में ही निर्मित किया जाए। उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। नीति के अनुसार सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा की। आयात शुल्क बढ़ाया जाए। इसके दो
इसके लिए दो उपाय किए गए थे, एक प्राशुल्क और दूसरा कोटा। प्राशुल्क का यह था कि आयाती वस्तुओं पर अधिक कर लगाया गया जिससे आयातित जो वस्तुएं जो इंडिया में आके बिकेंगी उस पर वो अधिक महंगी हो जाएं, जो जिससे इंडिया की वस्तुएं उनके सामने अधिक सस्ती ना लगें। और दूसरा इसका कोटा था। कोटा का प्रभाव यह होता है कि उसका आयात प्रतिबंधित हो जाते हैं। इससे विदेशी प्रतिस्पर्धा से देसी फर्मों की रक्षा होती है। संरक्षण की नीति पर इस धारणा पर आधारित विकासशील देशों का उद्योग अधिक विकसित देशों एवं उत्पादित प्रतिस्पर्धा की स्थिति में नहीं है। ऐसा माना जाता है यदि घरेलू उद्योगों का संरक्षण किया जाए तो हम समय के साथ भी उससे प्रतिस्पर्धा करना सीख लेंगे। कुछ अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना था यह आयात की प्रतिस्थापन ये सही नहीं है। कुछ उद्योगों का ऐसा मानना था। औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव यह रहा कि प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियां वस्तुतः उल्लेखनीय रहीं। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई जीडीपी का अनुपात 1950-51 में 11.8% से बढ़कर 1919 से 1991 में 24.6% हो गया। जीडीपी में उद्योग की हिस्सेदारी बढ़ोतरी के महत्वपूर्ण सूचक मानी जाती है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और कुछ ओवरऑल निष्कर्ष की अगर बात करें, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था की प्रगति कैसी रही, हमारे उद्योग प्रगति उल्लेखनीय यह रही। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति से हम खाद्यान्न पे सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, हमें बाहर से आयात नहीं करना पड़ा। और उद्योग के क्षेत्र में भी उपलब्धि हासिल हुई थी। हमारे उद्योग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उद्योग स्थिति में विविधतापूर्ण हो गया। हरित क्रांति के परिणामस्वरूप भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। भूमि सुधार हुआ कि घृणित जमींदारों की प्रथा का उन्मूलन हो गया, जैसा कि बताया गया था, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। अतिशय सरकारी नियमन के कारण उद्यम वृत्ति अवरुद्ध हो गई। आत्मनिर्भरता के नाम पर उत्पादकों का संरक्षण और विदेशी प्रतिस्पर्धा से किया गया और इन्हें उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार की प्रेरणा नहीं मिली। हमारी नीतियाँ उन्मुखी थी। ओवरऑल देखा जाए हमारी अर्थव्यवस्था को अधिक सफल बनाने के लिए 1991 में एक नई आर्थिक नीति शुरू की गई थी। इस विषय में अगले अध्याय में चर्चा होगी। इस विषय में 1980 में हमारी अर्थव्यवस्था के बीच में एक और भी दूसरा पड़ाव यह था कि भारत बहुत कर्जे से में डूब गया था। भारत को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक से $7 बिलियन का कर्ज लेना पड़ गया था। वो भी एक शर्त पे कर्ज लेना गया कि भारत अपनी इकोनॉमिक्स को सुधारे। इसके लिए 1991 में ये नई आर्थिक नीति की शुरुआत की गई थी। इस नई आर्थिक नीति में यह था कि 1991 की नई आर्थिक नीति में कि ग्लोबलाइजेशन हो, निजीकरण हो और विदेशों के व्यापार का संतुलन हो। ये सारी चीज़ें के लिए नई वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। इसके लिए पार्ट 2 भी ले आऊँगा, जिसके लिए 1991 की औद्योगिक नीति आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।